A very warm welcome to all of you. This promises to be a very interesting session. I'll tell you because Tejaswi Yadav is a breed of a young generation who wants to challenge the Prime Minister of this country, right? So let's hear him out. Let's try and understand what he has on his mind. And then maybe we can judge him. My first question to you, Tejaswi, is this. Whom am I talking to? The cricketer, the politician, or the son of Lalu Prasad Yadav? Leader of opposition of Bihar Legislative Assembly. And I have been elected as a youngest member of Legislative Assembly of Bihar. और मोदी जी को मैं सिर्फ अकेला चैलेंज नहीं कर रहा, मोदी जी ने जिन जिन युवाओं को धोखा देने का काम किया वो सारे युवा मोदी जी को चैलेंज करना चाह रहे हैं और अपना जो रोजगार है, अब तो मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, हम तो कहते हैं कि पकौड़ा भी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन 15 लाख में से कुछ तो आप बोनी करा दो 1-2 लाख का, ताकि ठेला लगा लें। और लेकिन सवाल खड़ा होता कि हर साल 2 करोड़ लोगों को मोदी जी बोलेंगे पकौड़ा बेचने को, तो पकौड़ा खाएगा कौन? हर घर में पकौड़ा बेचने वाले मिलेंगे। तो हमारा सवाल है कि जो मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया था उसको वो फुलफिल करें। और जब पॉलिटिक्स में अगर युवाओं का भविष्य को डिसाइड करती है तो युवाओं को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में युवाओं की जो भूमिका होनी चाहिए वो उस तादाद में नहीं है। लेकिन अभी आप देखिएगा काफ़ी यंगस्टर जो हैं, यूथ्स जो हैं, वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और काफ़ी मजबूती के साथ। और देश भर में जितने युवा नेता जो निकल कर के आ रहे हैं सारे मोदी जी के खिलाफ हैं। ये भी आप अगर आंकड़ा देखिएगा सारे। उधर पकौड़ा है, पकौड़े का आपने जिक्र किया, पकौड़े पर तालियां भी बजी, लेकिन आप जहां खड़े हैं उधर शिकंजी है। देखिए, उनका कहने का मतलब कि कोई शिकंजी बनाने वाला भी गरीब व्यक्ति भी कम से कम कोका कोला की कंपनी लगाने का काम करे। और मोदी जी ने तो ऐसा सपना नौजवानों को दिखाने का काम किया था कि नौजवानों को हकीकत में लगने लगा था। एंटरप्रेन्योर बनाने की बात थी, क्या हुआ आप बताओ? जिनको रोजगार था वो भी छीन लिया गया। डीमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के जो फायदे जब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई कि नहीं हुई, पत्थरबाजी कश्मीर में कम हुआ कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमारे चौकीदार जो हैं नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं। अब तो जो मामला जो सामने आया है, विजय माल्या ने आरोप लगा दिया है कि उनकी मुलाकात अरुण जेटली जी से हुई है। इसमें प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? जय शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे जो जय शाह हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनकी जांच नहीं हो सकती क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं। जांच होगी तो ऑपोजिशन लीडर्स की जांच होगी। लेकिन आप देखिए, जो चौकीदारी का जो वादा उन्होंने किया था कि देश के खजाने की चौकीदारी करेंगे, आज देश का पैसा बाहर जा रहा है, जो बैंक्स हैं वो कंगाल हो गए हैं। आज क्या स्थिति बनी हुई है? जितने भी प्रोमिसेस, जितने भी उनका एजेंडा में, मैनिफेस्टो में जितनी भी चीजें थी, एक चीज आप बता दो कि उन्होंने क्या काम करने का काम किया? एक ही काम किया कि नामकरण करते जा रहे हैं, शहरों का नाम बदल दे रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। और दूसरा ये किया है कि डाटा सस्ता कर दिया, आटा महंगा कर दिया। अब गरीब आदमी आटा खाएगा कि डाटा लेगा? आप ये बताइए। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इतनी कीमतें बढ़ गई हैं, लगभग अब नरेंद्र मोदी जी सेंचुरी मारने के करीब आ गए। हो सकता है मार भी दें, लेकिन इसको नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को हो रही है। डेटा और आटा पर आपने टिप्पणी की, फिर ताली बजी, लेकिन आप भी ट्विटर के ही जरिए लोगों पर प्रहार करते हैं। हर बात पर एक ट्वीट आता है तेजस्वी यादव का। अब उसी डिजिटल का सहारा तो आप भी ले रहे हैं जो मोदी जी घर घर पहुंचा रहे हैं। आपको एक बात बता दें, आप लोग मीडिया में मोदी जी के अलावा और किसी को दिखाते कहाँ हो? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, सोशल मीडिया का। और डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था, जो टेक्नोलॉजी जो लाई थी, वो तो राजीव गांधी जी के बदौलत आईटी आई है। इसमें मोदी जी की क्या भूमिका है? हाँ, मोदी जी की ये भूमिका है कि जो निजीकरण जो करने का काम करे, बीएसएनएल को ठप करा दिया और जियो को आगे बढ़ा दिया, यही उपलब्धि है। राहुल गांधी को भी हम उतना ही दिखाते हैं जितना नरेंद्र मोदी को। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे
You say that the government and whatever they do is in their hands, but public mobilization ultimately is in your hands. अगर जनतंत्र आपके हाथ में है, तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई चेहरा है? कौन है वो चेहरा? देखिए, इतना तो बात साफ है कि झूठ बोलने वाला, जुमलेबाजी वाला चेहरा जनता को पसंद नहीं है। जनता वो चेहरा चाहती है जो काम करे, और कोई व्यक्ति विशेष से काम नहीं होता, सरकारें नहीं चलती। हम बता दें, सरकार चलाने के लिए नीति, नियम और नियत होनी चाहिए, जो कि नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। इसी से मेरा अगला सवाल, राहुल गांधी का आप भी नहीं नाम ले रहे, हमने शिकंजी की भी बात कर ली। क्या आपको भी भरोसा नहीं है राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन में? आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी अकेले तो हैं नहीं, और ऐसे दिखाते जैसे वो अकेले 40 पार्टियों के साथ अलायंस किया हुआ है। जब ऑपोजिशन यूनिटी की बात होती है, जब गठबंधन की बात होती है, तो आप लोग दिखाते हो मोदी वर्सेस ऑपोजिशन। और जो आज मेरा जो सब्जेक्ट भी आप लोगों ने दिया है, आपको तो ये सब्जेक्ट ही नाम चेंज कर देना चाहिए, मोदी वर्सेस पब्लिक कर देना चाहिए। क्योंकि जो सवाल जो है, आप बताइए कि क्या किया मोदी जी ने, आखिर मोदी जी को क्यों चुने? मेरा तो एक ही सवाल है, एंड वी आर नॉट अगेंस्ट मोदी जी, वी आर अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस व्हिच वांट टू डिवाइड आवर कंट्री, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे खिलवाड़ करने का काम करती है, उनको जो देश में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का काम करती है, जो जहर फैलाने का काम करती है, जो हिंदू मुसलमान में दंगा कराने का काम करती है, हम उस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। और मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। डोकलाम में आप देख लीजिए, चाइना घुस गया, मोदी जी कहां हैं? और आरएसएस के लोग कहते हैं, आर्मी की बेइज्जती करते हैं, आरएसएस वाले लोग कहते हैं कि आर्मी से बेहतर हमारे आरएसएस के वर्कर हैं, जो 3 महीने में तैयार हो जाएंगे लड़ाई के लिए। जब इतनी गोलीबारी चल रही है कश्मीर में, तो कहां है आरएसएस के लोग? क्यों नहीं जाकर लड़ने का काम कर रहे हैं? कम से कम आर्मी की बेइज्जती ना करें, आर्मी के लोगों की बेइज्जती ना करें। बीजेपी का मंत्री कहता है कि आर्मी जो शहीद होता है, जब डेड बॉडी आती है शहीद की, तो बीजेपी का एक मंत्री नहीं जाता है रेस्पेक्ट में। और मंत्री यह बयान देता है, क्यों हम जाए, मेरे जाने से क्या वो शहीद जिंदा हो जाएगा? और मोदी जी खामोश रहते हैं। मोदी जी के केंद्र मंत्री कहते हैं कि हम संविधान को बदलने आए, तो क्या आप आरएसएस और नागपुरिया के कानून को लागू करने आए हो? वो आरएसएस जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों नहीं रजिस्टर्ड है आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन? क्यों नहीं है? मैं तो पूछना चाहता हूं, कैसे ये चल रहा है? ये जवाब देना होगा। जो नागपुर में हेडक्वार्टर में जो तिरंगा आज तक नहीं फैलाते हैं, भगवा फैलाने का काम करते हैं, आप बताइए, जो नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं करते, वो लोग आज देश चलाने का काम कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी तो आएंगे जाएंगे, कोई परमानेंटली तो है नहीं, कोई अमृत पी के तो आए नहीं है। कोई आएगा, बदलाव होगी, और युवाओं ने ठाना है, बाय इलेक्शन तो हार रहे मोदी जी। अमृत पीकर लेकिन राहुल गांधी आए हैं क्या? कोई नहीं पी के आए। ये तो लोकतंत्र में तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, यहां पर लोगों से पूछें एक बार। आप लड़ाई मत लड़वाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप राहुल गांधी की बात करें, मीडिया तो हाथ धो के मेरे और मेरे भाई से ही लड़वाना चाहता है, घर को तोड़ना चाहता है। ये स्थिति है, तो उस पे हम लोग लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं है। वैसे घर की क्या स्थिति है? घर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश की स्थिति नहीं। हमें अपना ध्यान अपने घर पे नहीं, देश के लोगों की है। देश की स्थिति सुधरनी चाहिए, ना कि मेरे घर की स्थिति सुधरनी चाहिए। एक बार यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं अंजना जी, कभी मोदी जी को बुलाइए, अमित शाह जी को बुलाइए, पूछिए देश की स्थिति कहां है, इकोनॉमी क्यों डाउन हो गया, जीडीपी क्यों डाउन हो गया, महंगाई क्यों हो गई, नौजवानों की रोजगार को क्यों छीना जा रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन थे उनके दुकान को क्यों बंद कर दिया गया, ये प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। यहाँ काफी लोग यूनिवर्सिटीज में आए होंगे, जिस प्रकार से जितने यूनिवर्सिटी, चाहे जेएनयू हो या डीयू हो या अन्य संस्थानों की बात अगर करें, तो वहां भी आरएसएस जैसे वाइस चांसलर को बैठा दिया गया। क्यों? उनको क्या पता? पर उसी आरएसएस में तो प्रणब मुखर्जी चले गए, सैंक्टिफाई कर दिया उन्होंने।
जाना आना अलग बात है, लेकिन हमें अगर बुलाते तो आप जाइएगा? एकदम नहीं जाएंगे। और हम तो जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड है क्या आरएसएस? आरएसएस की तरफ से अगर न्योता वो आए कि युवा organization नेताओं जो का हम registered ऐसा ही नहीं है। शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव आप भी आइए, जाइएगा? जो देशद्रोहियों के साथ हम बैठेंगे, जो देश को तोड़ने का काम कर, असहिष्णु तो नहीं हो रहे आप? एकदम नहीं हो रहा, एकदम नहीं। वही तो आप देखिए ना कि अनरजिस्टर्ड है वो तो आरएसएस। क्यों है, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रही है? अच्छा, आप जरा लालू प्रसाद यादव जी पर आते हैं। कुछ पिता ने आपको एडवाइस दिया, कुछ बताया कि पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या कुछ सुझाव ऐसे कि ऐसे बोलो, लोग तुम्हारी बात ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा करीब आएंगे? कुछ टिप्स उनके, क्योंकि मजे हुए नेता है अपने वक्त के। देखिए, सिर्फ मेरे को ही नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लालू जी के कृपा से। और बचपन से ही सोशली और पॉलिटिकली हम काफ़ी अवेयर हैं और चीज़ों को देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और आजकल का नौजवान नो से मैं यही चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकली और सोशली आप जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। अगर आपको किसी भी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो आज के हालात जब ऐसे पैदा हो गए हैं जहां हर एक नौजवानों को खड़ा उठ करके सरकार के सामने सवाल पूछना चाहिए, तो सवाल कैसे पूछेगा? जब तक पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक कहां से पूछेंगे? इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकली और सोशली लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। जिस चाचा जी की आप बात कर रहे हैं, क्या आप लोग समझे किन की बात कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकली अवेयर है। पलटू चाचा के नाम से जाना है। चाचा पहले बोले तो कंफ्यूज थे लोग। चाचा जी अगर फिर से, मतलब नीतीश कुमार अगर फिर से हाथ मिलाते हैं तो आप भतीजे का रोल अदा कीजिएगा? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भतीजे का तो रोल हम अभी भी अदा करें, कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं, नीतीश चाचा बोल रहे हैं। और उसके आगे क्या शब्द लगाया आपने? लेकिन अगर कोई आदमी गलत अगर पॉलिटिकली अगर काम करेगा, बताओ 4 साल में 4 सरकारें नीतीश जी ने देने का काम किया, काम क्या होगा बिहार में? आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, सारे लोगों का हर घाट का पानी पी लिया। और हमारे पापा तो कहते हैं नीतीश जी के पेट में दांत है, जो उनको आगे बढ़ाते उन्हीं को सबसे पहले काटने चलते हैं। तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो आएंगे भी तो अंजना जी कौन गारंटी देगा कि वो वापस फिर से पलटी नहीं मारेंगे? ये डर है। डर हमको क्यों होगा? मतलब क्या अगर पहल हो रही है, पहले तो ये बताइए कि पहल हुई, कोई फोन वोन आया? क्योंकि बताया जा रहा है इंडिया में बहुत खुश नहीं है, बहुत भाव नहीं दिया जा रहा है। आपके जैसे सूत्र होते हैं वैसे हमारे पास भी सूत्र होते हैं, तो उसी हिसाब से काफी जानकारियां मिल रही हैं कि नीतीश जी का बीजेपी में मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि बीजेपी वाले अच्छे से मजा चखा रहे हैं। जो धोखा 2012 में उन्होंने देने का काम किया था बीजेपी के लोगों को, आज बीजेपी के लोग अच्छे से चुन चुन करके उनसे बदला लेने का काम कर रहे हैं, तो उनका मन नहीं लग रहा। लेकिन कभी भी आपने पॉलिटिकली किसी भी मंच पे या कभी भी आपने उनको देखा नहीं। अच्छा, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, मोदी या फिर नीतीश कुमार? देखिए, कोई दुश्मन नहीं है, ना मोदी जी है ना नीतीश कुमार जी है। पॉलिटिकली दुश्मनी क्या है? वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। क्योंकि आप और नीतीश मिले बिहार में तो बीजेपी का सफाया कर दिया बिहार में। तो फिर अगर ऐसी नौबत आती है 2019 में कि आपको एक मौका मिले और मोदी को आपको साफ करना है वहां से, आप तो उनको फिर अभी बाई इलेक्शन में मोदी जी नीतीश जी सब साथ में थे, क्यों चुनाव हार गए? तो नीतीश जी अब जहां भी रहेंगे उस नैया को डुबाने का काम करेंगे। तो वो जहां हैं वहीं ठीक रहें, मोदी जी के साथ हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था बिहार चुनाव में कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। अब मोदी जी से पूछना चाहते हैं क्या डीएनए ठीक हो गया है? और नीतीश जी ने यह कहा था कि ये डीएनए मेरे को गाली नहीं बल्कि पूरे बिहार को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूरा एक कैंपेन चलाया था, 2 करोड़ लोगों ने साइन करके पीएम को भेजने का काम किया था। अब नीतीश जी से पूछिए, जो बिहार के डीएनए को गाली देता आप उसके साथ कैसे चल गए? कोई जवाब ही नहीं मिलता। ये तो तानाशाह रवैया इन लोगों ने अपनाने का काम किया है। कई जर्नलिस्ट जो सही न्यूज दिखाते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उनको अपना नौकरी से हटना पड़ता है। क्या स्थिति बनी हुई है? महागठबंधन बताइए
कैसी ताकत होगी कि मोदी को आप लोग हराएंगे। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं अब स्वीकारेंगे नहीं। आप सेंध लेकिन मारने की कोशिश कर रहे हैं। रामविलास पासवान के घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ कदम बढ़ाया है। कैसे कैसे ग्राउंड बनेगा, कौन चेहरा होगा, किसके नेतृत्व में मोदी को हराने की नौबत में आएंगे आप? मोदी जी को हराने के लिए महागठबंधन की जरूरत नहीं, मोदी जी को हराएगी देश की जनता हराने का काम करेगी, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका नौजवानों की होगी, क्योंकि समहाउ द यूथ ऑफ अ कंट्री दे फील चीटेड, और ऐसे जिन्होंने चीट करने का काम किया है उनको दोबारा जनता जो है दोबारा सत्ता में नहीं लाएगी। और मोदी जी देखिए अकेले तो है नहीं, फिर आप मोदी जी कहते हैं एनडीए का क्यों नहीं नाम लेती हैं आप मोदी जी अकेले क्यों दिखाती हो? 40 पार्टियां हैं वो तो और महागठबंधन दिखा रहे हो। क्योंकि लोगों को तो ये लगता होगा ना कि मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी जी वो तो क्लियर है, 1 मोदी, 2 मोदी, 3 मोदी, 1 to 10 के बाद किसी और की गिनती शुरू होती है। आपके यहाँ कौन सा चेहरा पता ही नहीं चलता। समय पे हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी को कोई जान रहा था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और मोदी जी से बेहतरीन ढंग से सरकार चलाने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया, इकोनॉमी को सुधारने का काम किया, जीडीपी को सुधारने का काम किया, और मोदी जी ने एक चुटकी बजा के सारे जीडीपी का नुकसान कर दिया। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि देश जो करेंसी जो आरबीआई छापने का काम करता था, अब ये सुनने में आ रहा है कि अब चाइना छापेगा। बताओ, देश का या दुनिया का पहला ऐसा खजांची होगा आरबीआई जिसको अब तक ये नहीं पता कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कितने नोट उन्होंने छापे और कैसे पुराने नोटों को नष्ट करने का काम किया। इंक खत्म हो जाती है, पेपर खत्म हो जाते हैं, इंक खत्म हो जाती है। ये देश संभल रहा है। अब मोदी जी खादी की बात करते हो, देश के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हो, और सारा माल चाइना से करवाने का काम कर रहे हो। कितनी तो सीटें होगा? 2019 में आरजेडी की कितनी सीटें बिहार में? मैं एक बार इनसे पूछे। बिहार पर्टिकुलर नहीं, मैं 3 राज्यों का आंकड़ा देता हूं, यूपी, बिहार, झारखंड। यूपी में 80 सीटें, बिहार में 40 और झारखंड में 14, टोटल 134 सीटें होती है, 134। करंटली बीजेपी होल्ड्स अराउंड 115 सीट्स। अगर जिस प्रकार से यूपी में मायावती जी एकजुट हुए, मुख्यमंत्री को अपनी सीट गंवानी पड़ी, बीजेपी के लोग हारे, जो कि गढ़ माना जाता था बीजेपी का, और बिहार में जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से फीडबैक आ रहा है, और झारखंड में जिस हिसाब से यूनिटी हुई है, तो 100 सीट का तो नुकसान बीजेपी को हो ही जाएगा, क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं। यानी बीजेपी जो है मेजॉरिटी में खुद से नहीं आएगी, और 100 सीट माइनस होने का मतलब कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रहा। अगर यूपी, बिहार और झारखंड से 100 सीटें आप लोगों को आ गई, तब तो 3 प्रधानमंत्री देश में बनाने पड़ेंगे। अंजना जी से पूछिए कि ये प्रधानमंत्री 3 कह रही है, कौन होगा चेहरा। अभी तक ये कंपटीशन की बात करा रही है प्रधानमंत्रियों के ऑपोजिशन में, लेकिन पूछे किसी नेता ने ऑपोजिशन के ये क्लेम किया कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? राहुल जी तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा सीटें आई तो। वो खुद को नहीं बोला ना। ऑब्वियसली अगर हमें ज्यादा सीट आएगी हमारी पार्टी को, तो हम तो क्लेम करेंगे ना, ये तो जायज है। तो कोई भी अगर पार्टी को, अगर whichever party will be a single largest party, obviously they will claim it. क्यों नहीं क्लेम करेंगे? एंड दे विल आस्क फॉर द सपोर्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। 2019 में नीतीश बाबू का क्या होते हुए देख रहे हैं आप? वो अभी नहीं है तो बाद में कहाँ पूछ रही हैं? अभी तो मुख्यमंत्री हैं। फर्जी मुख्यमंत्री है, चोर दरवाजे से आए हुए। आप देखिए ना, वोट किसके नाम पे मिला था? महागठबंधन के नाम से। सरकार में कौन है? बीजेपी। तो चोर दरवाजे से हुआ कि नहीं हुआ? जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? Has he cheated? He's not a chief minister, he's a cheat minister. धोखा दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, इंस्टीट्यूशनल गैंग रेप्स हुए, मुख्यमंत्री was quiet, chief minister was quiet. Why? Because their party leaders and his close aide was involved in it. और आप लोगों ने नीतीश जी से एक सवाल नहीं पूछा, हमको जंतर मंतर आना पड़ा। अच्छी बात है ना, आप पटना से अभी भी, जंतर मंतर तक लेट मी टेल यू, अभी भी जो लोग मेनली इन्वॉल्व थे, अभी भी उनका कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि बीजेपी पावर में है, बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है, और बीजेपी के जो तोता हैं और अलायंस पार्टनर सीबीआई और ईडी जो हमारे पीछे पड़ी हुई है. They claim that when I was a teenager, 13, 14 years old, when I didn't have mustache, they were saying you were doing conspiracy in the railway ministry. How is it possible? I used to play cricket during at that time. I was in school. वैसे क्रिकेट नहीं, आप बताइए ना, 14 साल का बच्चा कॉन्स्पिरेसी रेलवे मिनिस्ट्री में कैसे करेगा जब मूछ भी नहीं था? तो क्या बकवास है. देश कहां जा रहा है? मतलब मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ पूछो, तेजस्वी का जांच हो सकता है, मेरी मां का जांच हो सकता है, मेरे पिता का जांच हो सकता है, मेरी बहनों का जांच हो रहा है, मेरे ब्रदर इन लॉज का जांच हो रहा है, मेरे जितने इन लॉज थे सिस्टर्स के, उनके रिश्तेदारों का जांच हो रहा है. आखिर एक ही फैमिली की होती रहेगी. और हम लोगों का हुआ क्या? डीए केस हम लोग जीत गए सुप्रीम कोर्ट से. हम तो जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पे प्रेशर डालने के लिए इन्वॉल्व इधर से उधर किया जाए, इसलिए ये कोशिशें कर रहे हैं वो. लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह का जांच नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बीजेपी प्रेसिडेंट का बेटा है और सीबीआई और ईडी उनके मुट्ठी में. चलिए 2019 में आपके पास मौका होगा सत्ता परिवर्तन का, और उसमें फिर देखना होगा आपकी कसौटी और आपकी बात अंजना जी कहां तक पहुंचती. अगर इन लोगों की कृपा हुई, जनता की कृपा हुई, तो 50 साल राजनीति करूंगा. 29 साल का हूं मैं. मौके बहुत मिलेंगे. मन छोटा नहीं करना चाहिए, मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए. चलिए 2019 के 5 साल बाद की भी तैयारी कर ली है प्रीति उन्होंने. बहुत बहुत धन्यवाद.